बहुत अच्छे बिंदु आपने उठाए हैं। मैं स्वामी जी के पास आता हूँ और फिर मैं विवेक जी आपके पास आता हूँ। स्वामी जी आप अर्थशास्त्री भी हैं, स्टॉक एक्सचेंज का भी आप गहरे विद्वान हैं उसके। स्वामीनाथन अय्यर का एक आर्टिकल आता है इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर। बड़ी सटीक बात करते हैं वैसे वो। हालाँकि कई बार मुझे पसंद नहीं भी आता है, कई बार पसंद भी आता है, दोनों बातें हैं। लिखते हैं कि बीजेपी का वो जो एक ऑरा था कि मैं ईमानदार हूँ, सच्चा हूँ और मैं राष्ट्रवादी भी हूँ, वो ऑरा टूट गया है। जब आप ब्लैक बॉन्ड से 90% फंडिंग सारी ले जाते हैं और लोगों को नहीं बताते कि पैसा कहाँ से आया है, तो आपका ऑरा जो है ना नीचे जाता है। जब आप करोड़ों रुपए दे के हर क्षेत्र में, हर स्टेट में एमएलए खरीदते हैं और आप कहें कि आप ईमानदार हैं, तो कोई आपके ऊपर फिर संदेह करेगा ही करेगा, क्योंकि मुफ्त में आपके पास कोई नहीं आ रहा है। फिर आप कहते हैं कर्नाटक में 40% का जो भ्रष्टाचार है वो बाकी जगह नहीं है। कहते हैं हम कैसे मान लें कि वहां पर है और एमपी में नहीं है, और एमपी भी उतना ही भ्रष्ट है आज की डेट में जितना कर्नाटक है, ये सबको पता है। और एमपी से जितने लोग पकड़े जाते हैं सरकार के, जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए निकलते हैं उनकी रेट्स के अंदर, वो शायद किसी और स्टेट में इतने पैसे नहीं निकलते आए हैं। चपड़ासियों के घरों से भी करोड़ों रुपए निकले हैं वहां से। तो एमपी भी उतना ही भ्रष्ट है। तो इसका मतलब है कि जो वर्ड स्वामी अय्यर ने यूज किया कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये उनकी पूरी थ्योरी स्मैश हो चुकी है। ना नोबडी बिलीव्स कि आपकी पार्टी सच्चाई ईमानदारी के पथ पर चलने वाली है। तो आपका वो ऑरा समाप्त हो चुका कि आप डिफरेंट हो लोगों से। ये बात उन्होंने कही है। तो शुचिता नहीं है राजनीति के अंदर। तो बीजेपी वही है जो पहले कांग्रेस हुआ करती थी, वही इल्जामात हैं, वही सब कुछ है। लेकिन हो सकता है कि कांग्रेस शायद अब धीरे-धीरे इतने लंबे समय में मार खाने के बाद शायद कोर्स करेक्शन करे और हिमाचल में और कर्नाटक को एक एग्जाम्पल के रूप में सेट करके तब लोकसभा के अंदर जाए। देखिए, हम मुद्दों के ऊपर राजनीति करेंगे, हम आपके राष्ट्रवाद पे राजनीति नहीं करेंगे। और मोदी जी यही नहीं चाहते कि 2024 का इलेक्शन मोदी वर्सेस मुद्दे हों। स्वामी जी। देखिए दिनेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो देखिए ईमानदारी की बात है उसमें एक थोड़ा सा अब लोगों को ये बात समझ में आने लगी है कि 9 साल हो गए कांग्रेस को सत्ता में गए हुए। अगर कांग्रेस बेईमान होती, अगर कांग्रेस इतनी भ्रष्ट होती तो 9 साल में कुछ लोगों को तो चार्जशीट किया होता, कुछ लोगों को तो सजा मिली होती, कुछ लोग तो जेल के अंदर जाते। आप रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर इतने बड़े बड़े प्रहार करते रहे और हरियाणा सरकार कोर्ट में लिख के दे रही है कि रॉबर्ट वाड्रा में कोई केस नहीं बनता। तो वास्तविकता में 9 साल ये टाइम होता है। अब सवाल यह है कि अगर मान लीजिए कल 5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार आए और वो भी सिद्ध न कर पाए कि 9 साल में बीजेपी ने या मोदी जी ने कोई भ्रष्टाचार किया है, तो लोगों के दिमाग में देखिए प्रश्न चिन्ह तो उठेगा। दूसरी बात आपने उठाई कि राष्ट्रवाद को दूसरे मुद्दों के सामने खड़ा कर देते कि मैं समझता हूं राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद यह है कि भारत के 142 करोड़ लोगों का एकात्मकता और उनकी एकता, उनका सहभागिता, ये है राष्ट्रवाद। अगर आप अपने देश के 25 करोड़ लोगों को, जिसमें सारे अल्पसंख्यक हों, उनको ये मानते हैं कि ये हमारे राष्ट्र के अंग नहीं हैं और हमसे ये हेयतर हैं, हमसे निम्नतर हैं, तो ये कौन सा राष्ट्रवाद है। दूसरा, आप देखिए जो पुलवामा में हुआ, ये कैसा राष्ट्रवाद है कि आपके वीर सैनिक मर गए, शहीद हो गए, और उसको आप कहते हैं कि मेरा राष्ट्रवाद है क्योंकि 40 लोग मर गए, शहीद हो गए। ये राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद का मतलब ये होता जब आप ये इंक्वायरी बिठा के ये पता चलाते कि वहां डीएस कैसे पहुंचा, इनकी शहादत कैसे हुई, किसकी कमजोरी से हुई, और जिनकी कमजोरी से हुई अगर उनको दंड मिलता तो हम इसको राष्ट्रवाद मानते। मैं इसको राष्ट्रवाद से ज्यादा जो हम लोगों की मूर्खता है उसको मानता हूं कि जब हमारे जवान शहीद हो जाएं और उसको हम राष्ट्रवाद माने। जब हमारे देश को टू नेशन थ्योरी की बात नहीं हो रही है, अब हो रही है 4-5 नेशन थ्योरी। जो आज से 70 साल 80 साल पहले एक टू नेशन थ्योरी की बात हुई थी, वही आज 3-4 राष्ट्र में बांटने की बात हो रही है। जब कोई सिख राष्ट्र की बात करता है उसको आप देशद्रोही मान लेते हैं, कोई हिंदू राष्ट्र की बात। 3 तो ऑलरेडी हो चुके हैं सर, बांग्लादेश ऐसी है। 2 की तो छोड़िए, 3 तो ऑलरेडी हो चुके हैं। हो चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर आप सिख राष्ट्र की बात करता है वो राष्ट्र विरोधी है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है उसको आप देशभक्त बता देते हैं, उसको आप राष्ट्रवादी बता देते हैं, उसके गले में माला और उसको बहुत बड़ा संत बना देते हैं। तो ये कैसा राष्ट्रवाद है।
देखिए, हम राष्ट्र में ये मानते हैं कि आपकी धर्म और जाति कोई भी हो, लेकिन पूरा भारत का 142 करोड़ की जो जनता है, वो किसी भी धर्म और जाति की वो एकजुट है। तीसरी बात जो आपने जहाँ से दिनेश जी शुरुआत की थी कि देखिए, मैं ये मानता हूँ कि सिद्धारमैया साहब अपने एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। डीके शिव कुमार अपने एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनको ये पोजीशनिंग करनी आवश्यक है, वरना उनका जो वोट बैंक है वो निराश हो जाएगा। वो मानेगा कि उसका नेता जो है अब वो निम्नतर हो गया है, थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो सिद्धारमैया साहब की पोजीशनिंग भी ठीक थी, डीके शिव कुमार जी की भी पोजीशनिंग ठीक थी। शिव कुमार जैसा मैं समझता हूं पार्टी का भक्त, मेरे ख्याल से कोई भी अभी मुझे कांग्रेस की हिस्ट्री में नहीं दिखाई पड़ता जो कि जेल में रहा, जिसने सारे दंड भुगते, जिसने सीबीआई और ईडी की रेड भुगती, और ये सारे प्रलोभन होने के बावजूद कि वो मंत्री बन जाएगा और सारी सीबीआई की रेड से बच जाएगा, उसके बाद भी डीके शिव कुमार जैसा आदमी जो कांग्रेस की अगर अध्यक्षा उनसे मिल में जेल आती है तो रोने लगता है, झरझर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो वास्तविकता में सिद्धारमैया जो है वो किसानों के नेता हैं। जो सुक्खू साहब है हिमाचल प्रदेश के, वो बस ड्राइवर के बेटे हैं, एक साधारण परिवार के आदमी हैं, कभी इलेक्शन नहीं हारे हैं। सिद्धारमैया उस वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं जो डीके शिव कुमार एक लोकप्रिय नेता होने, बहुत बड़े नेता, बहुत पार्टी भक्त नेता होने के बावजूद उस वर्ग को रिप्रेजेंट नहीं करते। आज की तारीख में अगर आप देखें कांग्रेस में राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, एक बैकवर्ड ओबीसी है। आपका जो आपका छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है, एक ओबीसी है। कर्नाटका का मुख्यमंत्री कौन है, एक ओबीसी है। केवल राजपूत एक मुख्यमंत्री है जो हिमाचल प्रदेश का है। इसका माने मैसेजिंग बड़ी क्लियर है कि जो दबा कुचला समाज है, जो कि आगे नहीं बढ़ पाया है, कांग्रेस उसको प्रतिनिधित्व दे रही है। आज के मैं ये जातिवाद पे मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है जो जो भारतीय जनता पार्टी के पास है, आपने प्रोजेक्ट किया था एक बैकवर्ड लीडर को और बना दिया आपने सवर्ण लीडर को। तो वास्तविकता में देखिए, कर्नाटका के इलेक्शन में एक चीज नोट कर लीजिए, बीजेपी वहीं वहीं जीती है जहां सवर्णों का डोमिनेशन है। बेंगलोर का एरिया हो चाहे कोस्टल एरिया हो, जहां जहां ओबीसी एससी एसटी का डोमिनेशन है वहां कांग्रेस जीती है। इसका माने पोलराइजेशन देखिए दो प्रकार से हो रहा है। जो आर्थिक रूप से समृद्ध लोग हैं वो बीजेपी के साथ हैं, जो आर्थिक रूप से सताए हुए लोग हैं, जो मध्यम वर्ग हैं, अल्प मध्यम वर्ग हैं, कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। जो बैकवर्ड एससी एसटी हैं वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, जो सवर्ण हैं वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। ये वर्गीकरण हो रहा है, मुझे लगता है ये जो वर्गीकरण है मध्य प्रदेश में और तेज होगा, छत्तीसगढ़ में और तेज होगा। और नंद कुमार साय जो एक बहुत बड़े आदिवासी नेता, आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा आदिवासी नेता है तो नंद कुमार साय हैं। उनका पार्टी का बदलना का मतलब ये है कि जो क्षेत्र लेवल पे, जमीनी स्तर पे जो स्पंदन हो रहा है, उससे एससी एसटी ओबीसी पूरी तरह से एक तरफ जा रहा है और सवर्ण समाज कमजोर होकर दूसरी तरफ जा रहा है। दिनेश जी, मुझे ऐसा लगता है। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। मैं आता हूँ विवेक जी आपके पास।